यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर अभ्यास पेपर भी 5 अप्रैल को जो है, ठीक है। इसका यहाँ पर पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 कहने का मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने यहाँ पर 48 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। 48 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके बाद से 49 से हम लोग यहाँ से करेंगे और 100 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। देखेंगे यहाँ से और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, राइट। देखो एक बात और, यहाँ पे जो विजन का जो पेपर हुआ था, ये भी इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश माध्यम का जो पेपर था, वही हमको पेपर यहाँ पर प्रोवाइड मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग को मिला हुआ था, ठीक है। तो उससे मैंने ट्रांसलेट करके पूरा अच्छा सा हिंदी से यहाँ पर इसको पेपर बनाया हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चन पेपर है सब पूरा विजन है इसका ही है, ठीक है। अभ्यास पेपर जो होता है वो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हो गया था ना, 49 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें बोले सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर। ये संसदीय कार्य मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, इसमें सलाहकार समितियाँ संसद समिति का जो कार्य मंत्रालय था उसको द्वारा गठित किया जाती है। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के प्रभारी करते हैं और इनका उद्देश्य मंत्रियों को संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करना है। निवास करने की, बसने के अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, ई गवर्नेंस तक यहाँ पर डिजिटल पहुंच का अधिकार। इनमें से कितने अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लिखित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा होंगे? आंसर 50 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी। चारों बातें यहाँ से इसकी सही बात बता रहे हैं, ठीक है। चारों बातें एकदम करेक्ट हैं जो यहाँ पर ये आर्टिकल जो 21 है उसके यहाँ पर विस्तार मानते हैं, ठीक है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 है, स्तनधारियों जो मैमल्स होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। कुछ स्तनधारी जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। पहला 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि मोनिट्रीम जैसे प्लेटिपस और एकेडिना अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, कुछ स्तनधारी में स्तन ग्रंथियाँ नहीं होती हैं। बात करेक्ट गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्तनधारियों में उपस्थिति स्तनधारियों की मुख्य विशेषता होती है कि सभी स्तनधारियों में होती है, ठीक है। मतलब स्तन ग्रंथि सभी जो स्तनधारी होते हैं उसकी विशेषता होती है, सब में होती है। सेकंड गलत हो जाएगा। कुछ स्तनधारी बाल या फर के बजाय सल्कों से ढके होते हैं। सेकंड बात गलत है। तीसरी बात भी गलत है क्योंकि स्तनधारियों में शरीर पर मुख्य रूप से बाल या फर होते हैं। सल्क और सरीसृप की विशेषता होती है, ठीक है, पेंगोलिन जैसे कुछ अपवाद को छोड़कर, लेकिन ये समान लक्षण नहीं होते हैं इसमें। तो क्या होगा आंसर 1 सिर्फ करेक्ट है, एक बात इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 6 के संबंध में विचार करना है। ये देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग से एक ढांचा प्रदान करता है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 6 देशों के उनके एनडीसी जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है उसको प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग और कार्बन क्रेडिट व्यापार का ढांचा प्रदान करता है। सेकेंड बात, ये सभी भागीदार देशों पर लागू एक वैश्विक कार्बन तंत्र टैक्स स्थापित करता है। सेकेंड बात गलत क्योंकि यहाँ पर पेरिस समझौता सभी देशों पर लागू होने वाला वैश्विक कार्बन टैक्स तंत्र स्थापित नहीं करता है और ये कार्बन मार्केट पर द्विपक्षीय सहयोग आधारित है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समन परिणाम UNFCCC द्वारा पर्यवेक्षित एक केंद्रीकृत तंत्र के तहत उत्पन्न होता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो इसका उपयोग देशों के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर UNFCCC सीधे केंद्रीय तंत्र के रूप में इन्हें उत्पन्न नहीं करता है बल्कि इनके लिए लेखांकन नियम बनाता है। 1 सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर 1 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व को फिशिंग कैट का गढ़ स्थापित किया था। इस संबंध में फिशिंग कैट के संबंध में विचार करना है। पहला, यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का जंगली बिल्ली होगी। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से क्या होगा? पहला करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक मध्यम आकार वाली जंगली बिल्ली है। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की नदी क्षेत्रों में, मैंग्रोव क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकेंड बात है, इसे असम के राज पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बात गलत है, ठीक है,
क्योंकि इसे असम के राज पशु के नाम से मान्यता प्राप्त है। बात गलत हो जाएगी, पश्चिम बंगाल का एक राज पशु होगा फिशिंग कैट। ठीक है, असम का क्या होगा, एक सींग वाला गेंडा। तीसरा है, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में इसे सुभेद ये वल्नरेबल में रखा गया है। ओनली वन करेक्ट है। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरगासम का सबसे अच्छा वर्णन करता जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। 54 का आंसर हो जाएगा, ये भूरे शैवाल का एक समुद्र जानवरों में जैसे कछुआ, मछली और केकड़े होते हैं, उनके लिए भोजन आश्रय प्रजनन आधार पर करने का एक आश्रय प्रदान करता है और ये समुद्र की सतह पर तैरता रहता है और एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। आंसर क्या होगा, न्यूज़ में था काफ़ी है। करेक्ट आंसर सरगासम, इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का बी। 55 नंबर है, 55 बोला है कार्बन क्रेडिट के संबंध में विचार करें। कार्बन क्रेडिट कार्बन उत्सर्जन में कमी या निष्कासन को संदर्भित करता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष टन में मापा जाता है। पहला 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन में निष्कासन को संदर्भित करता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष टन जो होता है ये उसमें मापा जाता है। पहली बात सही है। दूसरा, कार्बन क्रेडिट तंत्र पेरिस समझौते का हिस्सा होगा। सेकेंड बात भी सही है, विशेषकर अनुच्छेद 6 के तहत। तीसरा, ये कंपनी को कार्बन क्रेडिट केवल उसी देश में स्थित दूसरी कंपनी को बेचने की अनुमति देता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि व्यापारिक नियमों के तहत एक कंपनी दूसरी कंपनी को कार्बन क्रेडिट बेच सकती है बशर्ते वह संबंधित नियमों का पालन करती हो, और पेरिस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके व्यापार की अनुमति होती है। 1 2 3 सभी करेक्ट है। 55 का आंसर 1 2 3 डी सी डी नहीं सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, इसमें बोले मीठे पानी की नदियाँ वैश्विक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए प्राथमिक और आसानी से सुलभ स्रोत के रूप में काम करती हैं। 56 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के मीठे पानी के भंडार का एक बड़ा हिस्सा सतही जल निकाय विशेष रूप से नदियों में मौजूद होता है। सेकेंड बात गलत हो जाएगा, क्योंकि मीठे पानी के भंडार का बड़ा हिस्सा सतही जल निकाय नदियों में नहीं, बल्कि यहाँ पर ग्लेशियर और बर्फ की चादरों तथा भूजल में मौजूद होते हैं। नदियों में कुछ मीठे पानी का काफ़ी कम प्रतिशत होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। 56 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। 57 नंबर है, स्पेडिक्स मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा। ये संबंधित है दो छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग जोड़ने वाले प्रदर्शन का एक मिशन हो गई है। ठीक है, स्पेडिक्स मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये इसरो का एक यहाँ पर मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में दो छोटे यान आपस में डॉकिंग जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन करना और भविष्य में यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। बी आंसर इसका 57 का करेक्ट आंसर है। 58 आते हैं। 58 नंबर है, क्वांटम टनलिंग के संबंध में विचार करना है। क्वांटम टनलिंग केवल सूक्ष्म पैमाने पर होती है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये मुख्य रूप से नैनोमीटर पैमाने पर इलेक्ट्रॉनों और अन्य उपपरमाणु कणों के लिए देखी जाती है। सेकेंड बात है, रेडियोधर्मी 6 क्वांटम टनलिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि अल्फा 6 क्वांटम टनलिंग का एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरी बात है, क्वांटम टनलिंग कणों को प्रकाश की गति से तेज चलने की अनुमति देती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कणों को किसी बाधा के पार करने जाने की अनुमति देती है, लेकिन ये प्रकाश की गति से तेज यात्रा का नियम गलत बता रही है। ठीक है, 1 2 बात सही है। बाकी पहली बात सही थी इसकी, है ना स्टेटमेंट ये जो सेकंड बोला तेज गति से चलने की अनुमति देती है, ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ 1 2 करेक्ट है। 58 का राइट, बी यहाँ से आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर, परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में विचार करना है। इसके बीच समन्वय अंतर के बीच में कौन सा सही होगा? विखंडन की तुलना में परमाणु संलयन के लिए आमतौर पर अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की स्थिति की आवश्यकता होती है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है एकदम। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला परमाणु संलयन के विपरीत विखंडन नियंत्रित परिस्थितियों में एक श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी?
ये भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, संलयन प्रक्रिया आमतौर पर विखंडित रिएक्टरों द्वारा उत्पादित कचरे के समान लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे को उत्पन्न करती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि संलयन प्रक्रिया में विखंडन की तुलना में काफ़ी कम समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरा निकलता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 60 नंबर है, ग्रेविटी बम के बारे में विचार करना है। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक बैलिस्टिक पर्यवेक्षक परिक्षेप वक्र का अनुसरण करता है। ठीक है। पहली बात, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, ये एक ऐसा युद्धोपकरण है जिसे आंतरिक इंजन नहीं होता इसमें। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, ये पारंपरिक परमाणु पेलोड्स ले जा सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 सभी करेक्ट है, सी। ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 60 नंबर। अच्छा 60 हो गया, क्वेश्चन 61 आते हैं, है ना। 61 नंबर है, अति चालकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है वे एक निश्चित क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य प्रतिरोध पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो है स्टेटमेंट 61 का ये करेक्ट है, क्योंकि अति चालक वे पदार्थ होते हैं जिनका विद्युत प्रतिरोध एक निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे पहुंचने पर शून्य हो जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात बोला है केवल शुद्ध धातु ही अति चालक के रूप में काम कर सकती है या काम करती है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल शुद्ध धातु ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई मिश्र धातुएं और सिरोमिक धातुएं भी अति चालकता के रूप में काम करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकालने की उनकी क्षमता के कारण उनका उपयोग चुंबकीय उत्तोलन ट्रेनों में किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अतिचालन चुंबकीय क्षेत्र को अपने भीतर से बाहर निकाल देता है। ठीक है। इसी प्रतिकर्षण का बल का प्रयोग मैग्लेव ट्रेनों को हवा में उठाने के लिए करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, पहला करेक्ट होगा। आंसर 2 बातें सही है। क्वेश्चन 62 है, गगनयान मिशन के बारे में विचार करना है। मिशन का लक्ष्य मनुष्यों को उच्च पृथ्वी कक्षा, जो यहाँ पर हायर अर्थ है ऑर्बिट, उसमें भेजने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। 62 का पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि गगनयान का लक्ष्य मनुष्य को निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर ऑर्बिट जो है उसमें भेजना है, न कि उच्च पृथ्वी कक्षा हायर अर्थ ऑर्बिट में। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, मिशन का इरादा पृथ्वी के चारों ओर एक अल्पकालिक कक्षीय मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को दल को अंतरिक्ष में भेजना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन चक्र रक्षक प्रणाली, क्रू मॉड्यूल और पुनः प्रवेश क्षमताओं से संबंधित स्वदेशी तकनीकी विकसित करना होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट है। बी यहाँ से सही आंसर होगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 63, नंबर है, ट्रेनों से यात्रा करते समय अपने रेलवे पटरियों के साथ और नीचे बिछाए गए कुचले गए पत्थर ब्लास्ट देखे होंगे। ठीक है। इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है? देखो, इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है बताना, 4 ऑप्शन को देख करके आपको करेक्ट आंसर होगा। देखो, यहाँ पर ये होता है कि ICOR जो है, राइट, जो ट्रेनों का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट, इसमें यह जो इसका आंसर होगा, इसमें देखो पहला जो है ये बोला है कि ट्रेनों के द्वारा लगाए गए भार नीचे की जमीन पर समान रूप से वितरित करेगा। ठीक है। पटरियों के साथ वनस्पतियों को वृद्धि रोकेगा। ठीक है। और कंपन शोषित करना और चलती ट्रेनों द्वारा उत्पन्न शोर को कम भी करेगा। तीनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है। यहाँ से आंसर डी होगा। 64 है, यदि किसी देश का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 1 दशक से बढ़ रहा है तो निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आंसर 64 का देखते हैं। पहली बात है, समय के साथ साथ पूंजी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होगा। पहली बात क्या होगी? 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। पहली बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्पादकता में सुधार नहीं बल्कि यहाँ पर गिरावट आती है। संरचनात्मक बाधाएं हो सकती है या अधिक जो पूंजी गहन है उद्योगों की बदलाव हो सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक बाधाओं या पूंजी गहन उद्योगों की ओर बदलाव का संकेत हो सकता है। अर्थव्यवस्था में तकनीकी
प्रगति उल्लेखनीय तेजी में आई होगी। तीसरी बात गलत है, यहाँ पर जो तकनीकी प्रगति है ये घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तकनीकी यहाँ पर जो प्रगति होती है ये घटती है, तेजी नहीं आती है। आंसर क्या होगा, केवल 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 65 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सहभागी बजट और राजस्व के अपने स्रोत निम्नलिखित में से किससे सबसे अच्छे संबंध होते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा, ये सबसे अच्छे संबंध होते हैं ये हो जाएगा किसका, 65 का करेक्ट आंसर स्थानीय सरकारों के वित्तीय मामले में, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 65 का, क्योंकि सहभागी जो बजट है, ठीक है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्थानीय समुदाय के लोग सार्वजनिक बजट आवंटन में सीधे भाग लेते हैं और राजस्व अपने स्रोत पंचायतों के नगर पालिकाओं की वित्तीय स्वायत्ता को मजबूत करने में सम्मिलित होते हैं। 65 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 66 नंबर। क्लाउडिया गोल्डिन का यू आकार का वक्र कर्व सबसे सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किसी संबंध से जुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा 66 का। देखो यहाँ पर जो 66 है, क्लाउडिया गोल्डन यू का आकार वह वक्र दर्शाता है कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में महिला श्रम भागीदारी दर घटती है, लेकिन शिक्षा और सेवा क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ ये फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आंसर 66 का ए करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इससे बोले कि यदि कोई अर्थव्यवस्था में अवरोध मुद्रास्फीति जो होती है इसका सामना कर रही होती है तो सरकार की ओर से सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया धनापूर्ति को कम करने के लिए रेपो दर बढ़ाना होनी चाहिए, है ना। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात 67 के यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अवरोध मुद्रास्फीति आपूर्ति की पक्ष की बाधाओं के कारण होती है। ठीक है, इसके लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होती है। केवल रेपो दर बढ़ाकर जो मांग कम करती है इसे ठीक नहीं किया सकता है, पहला गलत होगा। ठीक है, सेकेंड बात है, किसी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक आउटपुट गैप से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि सकारात्मक यहाँ पर जो आउटपुट गैप है इसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है जिससे मांग बढ़ती है और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पैदा होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 67 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। 68 नंबर है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में सुलह समिति का गठन किसके लिए किया गया था। आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर, ये सप्रू समिति की सुलह समिति के रूप में भी जानते थे। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का हल ढूंढना और एक ऐसा संविधान ढांचा तैयार करना था जो राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। ठीक है, और ये समिति 1944 से 1945 के बीच यहाँ पर हुई थी। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ से इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, मेरठ षड्यंत्र मामले में दौरान गिरफ्तार किए गए उग्रवादी को कानूनी बचाव प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ काटछू। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 1929 के मेरठ षड्यंत्र मामले में कम्युनिस्ट नेताओं ने बचाव के लिए एक केंद्रीय रक्षा समिति बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पर कैलाशनाथ काटछू, MC छांगला, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, अकबर के शासनकाल के दौरान चित्रकला के विकास के संबंध में विचार करना है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, पुर्तगाली पुजारियों द्वारा दरबार में यूरोपीय चित्रकला की शुरुआत की गई थी। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली जेसुइट पादरी के माध्यम से यहाँ पर मुगल दरबार में यूरोपीय शैली जैसे छायांकन और परिपेज का प्रवेश हुआ था। दोनों बातें सही है। इस काल में लोक कला से दरबारी कला में परिवर्तन देखा गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि अकबर के समय चित्रकला एक संगठित राज्य की कार्यशाला तस्वीर खाना बन गई थी, जहां लोक तत्वों का समावेश दरबारी कला के परिष्कृत में हुआ था। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं, आंसर सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है, इनके व्यक्तित्व और यहाँ पर प्रसिद्ध कथन इनके कौन कौन से थे बताना है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है, ईश्वरचंद विद्यासागर, यदि धर्म सामाजिक सुधार को मंजूरी नहीं देता है तो धर्म बदल दो। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये BR अम्बेडकर का कहना था। ठीक है, राजा राममोहन राय, हर शास्त्र के अनुसार सती हत्या है, ये बात सही है। रामकृष्ण परमहंस, मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा होगी, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, ये भी बात सही है। तो पहली बात यहाँ से गलत है। कितनी सही होंगे, 3 बातें इसकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 72, राजा हर्षवर्धन के बारे में विचार करना है। हर्ष ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी की सीट बनाया। पहला 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये
गलत है, क्योंकि हर्ष ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, उनकी राजधानी कन्नौज थी। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड बात है, उन्होंने बौद्ध धर्म थेरवाद को व्यापक रूप से प्रचलित करने या प्रचारित करने के लिए कन्नौज में एक सभा बुलाई थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सभा बुलाई थी, बात गलत है, क्योंकि सभा महायान बौद्ध धर्म के सम्मान में बुलाई गई थी। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, बाण भट्ट जो थे हर्ष के दरबार में एक कवि थे। तीसरी बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। ये बात सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, केवल तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 72 का सी यहाँ से सही आंसर है। 73 आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा क्यों की थी। आंसर हो जाएगा, इसलिए की थी क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के विफल होने के बाद अपनी पाकिस्तान की मांग पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा डी नंबर स्टेटमेंट, इसका सही आंसर होगा यहाँ से ये। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 74। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बासानामा भारत में मुगल शासन के बारे में एक ऐतिहासिक कृति है, इसे किसके द्वारा अधिकृत किया गया था। 74 का आंसर हो जाएगा ये शाहजहां, करेक्ट आंसर होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के आधिकारिक इतिहासकार थे और बासानामा शाहजहां के शासनकाल का विस्तृत इतिहास है। 74 का डी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में विचार करना है। भूकंपी एस तरंगें बाहरी कोर से नहीं गुजर सकती है। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि बाहरी कोर तरल अवस्था में होती है और यस तरंगें तरल से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मेंटल में संचालित भू डायनेमो द्वारा निर्मित होता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बाहरी कोर की गति से निर्मित होता है। ये बात सही है। तीसरी बात है, स्थलमंडल, अच्छा तीसरी बात, सेकंड बात गलत होगी, सेकंड बात करेक्ट नहीं है, सेकंड बात गलत है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मेंटल को लेकर के यहाँ पर ये बाहरी कोर की गति से निर्मित होता है। ठीक है, बाहरी कोर की जो गति होती है उससे निर्मित होगा, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, स्थलमंडल में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्थलमंडल में क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा इसमें शामिल होता है। 1 और 3 करेक्ट है। 75 का आंसर, 2 बातें इसकी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 76 नंबर है, भारत का निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र उत्तर दक्षिण संरेखण वाली कम पहाड़ी की विशेषता होती है, जहां झूम स्थानांतरित खेती करने वाले कई आदिवासी समूह रहते हैं। इस क्षेत्र का नरम असंगठित निक्षेप गुड़ प्रकार की बेसिन भी होती हैं और स्थानीय स्तर पर पहाड़ों से घिरी एक बड़ी झील भी होती है और एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान करती है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां बराक नदी के सहायक नदियां हैं, जो लता मेघना नदी प्रणाली में बढ़ती हैं बहती हैं। उपयुक्त गद्यांश में किस भारतीय क्षेत्र के यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर, ये बात कर रहा है लुसाई पहाड़ी जो होती हैं उनकी बात कर रहा है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम के आसपास के क्षेत्र जो किसी तरह भूवैज्ञानिक संरचना का साझा करती हैं। ठीक है, सी आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें बोला कि अक्टूबर हीट के संबंध में विचार करना है। ये मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद जमीनी या अत्यधिक शुष्क हो जाती है जमीन जो होती है। पहली बात 77 का करेक्ट है, क्योंकि मानसून वापसी के दौरान साफ आकाश और उच्च आर्द्रता के कारण तापमान बढ़ने की घटना होती है, जिससे हमारी जमीन अत्यधिक शुष्क पड़ जाती है। सेकेंड बात है, अक्टूबर हीट का मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत प्रभाव को कारण दर्शाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अक्टूबर हीट का पश्चिमी विक्षोभ से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में आता है ना, और ये गर्मी की बात चली थी यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है इसका 77 का। 78 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति से संबंध में विचार करना है। कौन सा बीटा ड्रिफ्ट इफेक्ट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति से संबंधित है, जहाँ कोरियोलिस बल अक्षांश के साथ बदलता है। बी आंसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करना है। मिट्टी का प्रकार, जनक सामग्री, विशेषताएं कौन सी हैं इनकी। पहला बोला काली मिट्टी, काली कपास मिट्टी, बेसाल्ट, उच्च जल धारण क्षमता और मैग्नीशियम से भरपूर होगी। 79 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, लाल मिट्टी, क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान, चूना, कैल्शियम से भरपूर। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये चूना और कैल्शियम भी कमी होती है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी होती है।
ना, ये बात गलत होगी। जलोढ़ मिट्टी नदी विक्षेप, निक्षेप और नाइट्रोजन पोटेशियम से भरपूर होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में सब पोटास अधिक होता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, सिर्फ एक बात करेक्ट है 79 का पहला आंसर यहाँ से एक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्टेम सेल के संबंध में विचार करना है। स्टेम सेल में बार बार कोशिका विभाजन के माध्यम से आत्म नवीनीकरण क्षमता होती है। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि स्टेम सेल में विभाजन के माध्यम से खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता होती है। सेकेंड बात, वयस्क स्टेम सेल शरीर की किसी भी कोशिका प्रकार की विकसित हो सकती है। शरीर में किसी प्रकार की कोशिका विकसित हो सकती है। सेकेंड बात क्या होगा? 80 का सेकेंड गलत है, क्योंकि वयस्क स्टेम सेल आमतौर पर मल्टीपोटेंट होते हैं, जिनका अर्थ होता है कि वे केवल विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं, सभी प्रकार में नहीं। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वयस्क दैहिक कोशिकाओं को पुनः प्रोग्रामिंग करके उत्पादित किए जा सकते हैं। तीसरी बात क्या होगी? पहला सही था, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वयस्क दैहिक कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम करके ही बनाया जा सकती है। 1 और 3 सही बात है 80 की। करेक्ट आंसर 13 सी। क्वेश्चन 81 है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के संबंध में विचार करना है। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये कथन गलत है। कुछ परजीवी होते हैं, ठीक है, जैसे अमरबेल, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, ये बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की डायरेक्ट रिएक्शन के लिए सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यह प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के उत्पादों पर निर्भर करती है। इसके अलावा कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरा देखते हैं, दो तो गलत हो गए। कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि साइनो बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं। केवल 3 करेक्ट है, एक बात। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करना है। लोहे में जंग लगना, पानी में चीनी घोलना, दूध में दही बनना, अल्कोहल का वाष्पीकरण होना, इनमें से कितने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे 82 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला, ठीक है, लोहे में जंग लगना, और एक हो जाएगा आपका तीसरा, दूध से दही जमना। 1 और 3 सही आंसर है, तो बी यहाँ से 2 बातें इसका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, एयर गैपिंग शब्द चर्चा में अक्सर रहता है और अत्यधिक संवेदनशील प्रणालियों को डेटाबेस की सुरक्षा के संबंध में किसे संदर्भित करता है? आंसर जाएगा 83 का सही आंसर। देखो, एयर गैपिंग एक सुरक्षा उपाय होता है जिसमें एक कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट या किसी भी असुरक्षित नेटवर्क से पूरी तरह से अलग रखा जाता है ताकि साइबर हमलों से रोका जा सके। राइट आंसर क्या होगा? 83 का डी आंसर से आंसर होगा। 84 है, भारत सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संगठन, इसके कुछ कार्य और कुछ इसके मंत्रालय के कौन कार्य करता है वो, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, ये बोला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के तहत आता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को निपटना, राष्ट्रपति सुरक्षा के मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होती है। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो होता है, ईडी है ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और इसका वित्त मंत्रालय की तहत काम करेगा, बात सही है। सेकेंड बात। तीसरी बात है, ये तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO, उपग्रह और साइबर इंटेलिजेंस तकनीकी खुफिया जुटाना और गृह मंत्रालय के तहत काम करेगी। ये बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन आएगी ना कि गृह मंत्रालय, ये भी गलत हो जाएगी। सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर यहाँ से एक बात सही है, सिर्फ एक कौन सा दूसरा नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के बारे में विचार करना है। 240 राष्ट्रपति के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का पांडुचेरी, सही आंसर है, ठीक है। 86 नंबर है, अंतर्राज्यीय नदियों के नियमन के संबंध में विचार करना है। कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इनमें से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आएगा? 86 का सही आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, अंतर्राज्यीय नदियों
और नदी घाटी का निगमन और विकास होना। ये क्या होगा? ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 86 का भी। 87 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, सरकार जनता के लाभ के लिए सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर सकती है। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और अधिग्रहण राष्ट्रीयकरण और संपत्ति अधिकार से संबंधित वैधानिक प्रावधान के तहत होगा। ठीक है, पहला सही है। दूसरा बोले कथन 2 में अनुच्छेद 39 भी कहता है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने को निर्देश देगा कि समुदाय में भौतिक और संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे समान भलाई हो सके। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है भी, दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत सरकार जिन ऋण शुल्कों के लिए उत्तरदायी है वे होंगे क्या? 88 का आंसर क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर होगा वो होगी भारत की संचित नीति। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत सरकार जिन ऋणों शुल्कों के लिए उत्तरदायी है वे संविधान के अनुच्छेद 112(3) का सी के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित वे होंगे और इन पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता है। 89, जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन के बारे में विचार करना है। जैव ईंधन और उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला फीड स्टॉक। बायोथेनॉल क्या होगा? बायोथेनॉल आपका हो जाएगा ये गन्ना और मक्का जैसे स्टार्च चीनी युक्त फीड स्टॉक उत्पादित होता है। ठीक है, और जो तेल पशु वसा से नहीं है ना, तो क्या होगा? पहला गलत हो जाएगा। सेकंड बायोडीजल गन्ना और मक्का से, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर बायोडीजल वनस्पति तेल और पशु वसा से उत्पादित होता है। बायोसीएनजी कृषि अवशेष और जैविक कचरा से, ये बात करेक्ट है। केवल एक बात सही है, कौन सी? तीसरे नंबर की, तो एक स्टेटमेंट इसका सही होगा, केवल एक। क्वेश्चन 90 है, 90 नंबर। 90 नंबर में बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पशु प्रजातियों की विविधता स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में अधिक होती है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से सोचो गलत है। ठीक है, पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रजातियों की विविधता जलीय तंत्र की तुलना में काफ़ी अधिक पाई जाती है। पहला गलत हो गया। सेकंड, पौधों की प्रजातियों में वैश्विक विविधता पशु प्रजातियों की तुलना में अधिक होती है। सेकंड बात गलत है क्योंकि पशु प्रजातियाँ विशेषकर कीट पौधों की तुलना में संख्या में और विविधता में काफ़ी अधिक होते हैं। सेकंड बात ये भी गलत है। तीसरा, कीट प्रजातियों की संख्या अन्य सभी पशुओं प्रजातियों की संयुक्त संख्या से अधिक होंगे। ये बात करेक्ट है क्योंकि जंतु जगत में कीट जो होते हैं इंसेक्ट सबसे बड़ा समूह होता है। ये बात सही है, केवल एक स्टेटमेंट सही है। कौन सा? तीसरा। 91 है, VOICERA वॉइसरा शब्द जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये किससे संबंधित होगा? वॉइसरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सिस्टम है जिसे भारतीय भाषाओं में आवाज़ की पहचान स्पीच यहाँ पर जो रिकॉग्नाइजेशन है उसके डेटा व्यवस्थित करने को लेकर उपयोग करता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 92 है, इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के बारे में विचार करना है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय निर्णय लेने वाला मंच है जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि आमतौर पर हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, 2 साल में नहीं। ये वन्य संरक्षण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करता है। सेकंड भी गलत क्योंकि IUCN संधियां नहीं बनाता है, ये सिटीज जैसी संधियां अलग होती हैं। IUCN केवल एक सलाहकारी और वैज्ञानिक निकाय के रूप में काम करेगा। केवल संप्रभु देश ही IUCN के सदस्य बन सकते हैं। तीसरी बात भी गलत क्योंकि उसमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी सदस्य बन सकते हैं, NGO जैसे। तीनों बातें गलत है, सही कौन सा है? कोई नहीं। 93 नंबर है, एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि मई एंडोम्बे और तुम्बा झीलें आसपास के पीटलैंड में हजारों वर्षों में जमा प्राचीन कार्बन छोड़ रही हैं जिससे नई जलवायु चिंताएं पैदा हो रही हैं और ये झीलें निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर कांगो बेसिन, बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, पैथेलेट्स जिनका कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाता है इनका सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा? इनका सबसे अच्छा वर्णन होता है पैथेलेट्स का सबसे अच्छा वर्णन होता है 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
ये प्लास्टिक के लचीलेपन और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन होते हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स रसायन, पैथिलेट्स रसायन एक समूह जिसका उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक विशेषकर पीवीसी को अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के लिए काम करती है, ठीक है। बी स्टेटमेंट सही आंसर है। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट से उठा के पूछ लेगा कि जो प्लास्टिक को लचीलेपन और स्थायित्व बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, है ना, तो क्या होगा, पैथिलेट्स याद रखना है। क्वेश्चन 95 है, ग्रीन अमोनिया के संबंध में विचार करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट में दे रखा था, डेली टारगेट हम लोग करते हैं ना, वहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा था मैंने पढ़ने के लिए, ठीक है। जो करता है टारगेट उसको पता होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन टॉपिक था ये, राइट। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित पानी के इलेक्ट्रोलिसिस माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका उपयोग लोकोमोटिव और शिपिंग जैसे इंजनों के लिए ईंधन में रूप में कर सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, अमोनिया के दहन से उप उत्पाद के रूप में केवल पानी और हाइड्रोजन बनता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि अमोनिया नचीली के दहन से मुख्य रूप से नाइट्रोजन N2 और पानी H2O बनता है, केवल पानी और हाइड्रोजन नहीं बनेगा, ये गलत बात हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। 96 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्लैक फुटेड कैट, फिशिंग कैट, मार्गे और काराकल, ये ठीक है, 4 बातें दे रखा है। ये पूछ रहा है 4 बातों में, ये सब के बिल्ली की प्रजातियाँ होंगी शायद ये। हाँ, इनमें से कितने छोटी बिल्लियों की प्रजातियाँ होंगी, कितनी छोटी प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं बिल्लियों की, आंसर हो जाएगी क्या, 96 का आंसर हो जाएगा। एक तो देखो दिखाता हूँ पहले, इसमें ब्लैक फुटेड कैट, ये बात गलत है, क्योंकि ब्लैक फुटेड कैट ही केवल दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, भारत में नहीं होगी। फिशिंग कैट जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल, चिल्का झील जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, भारत में होगी। मर्गी ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाएगी, भारत में नहीं होती है। कराकल जो है ये राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से में पाई जाती है, ये भारत में पाई जाएगी। तो एक तो दूसरा और एक चौथा, 2 बातें करेक्ट हैं, है ना। और भी देखते हैं। डिजर्ट कैट ये थार मरुस्थल भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। 3 बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 3 आगे आते क्वेश्चन 97, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। न्यूट्रिनो वेधशाला और देश, जियांगमेन न्यूट्रिनो वेधशाला जापान में होगी। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चीन में स्थित है, जापान में नहीं। कार्लसरूहे ट्रिटियम न्यूट्रिनो वेधशाला जर्मनी, करेक्ट है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला भारत, ये बात गलत है, भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका साउथ पोल में। ओनली वन, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली वन का मतलब ये नहीं कि पहला, ओनली वन का मतलब एक बात सही है सब में, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 98, जैव विविधता शासन में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते के संबंध में कौन सा विशेष रूप से आनुवंशिक संसाधन तक पहुंच और उनके उपयोग होने वाले लाभों के उचित न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित होगा। आंसर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से नगोया प्रोटोकॉल, करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल को मुख्य रूप से आनुवंशिक संसाधन तक पहुंच और उसके उपयोग से होने वाले लाभों को उचित न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक पूर्वक समझौता होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। 98 का 99 आते हैं। उच्च दक्षता पार्टिकुलर एयर फिल्टर के संबंध में विचार करना है। इन्हें हवा से PM 2.5 जैसे महीन कणों सहित पार्टिकुलर मैटर को हटाने में डिजाइन किया गया है। पहला 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वे हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों को हटाने में प्रभावी होंगे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि फिल्टर केवल ठोस और तरल कणों को रोकते हैं और ये गैसों कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनको रोकने में प्रभावी नहीं होंगे, राइट। और गैसों के लिए आमतौर पर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कार्बन फिल्टर जो एक्टिवेटेड होता है उसका प्रयोग करेंगे, तो गलत होगा सेकेंड। तीसरा है, वे मुख्य रूप से रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपनी सतह को प्रदूषकों को सोखकर काम करते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिल्टर यांत्रिक जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से काम करती है, ना कि रासायनिक प्रक्रियाओं को सोखने को लेकर। 1 सिर्फ करेक्ट है, एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 99 का। क्वेश्चन लास्ट होगा 100 नंबर। भारत की प्रसिद्ध महिलाओं के संबंध में विचार करना है। महिलाएं लोकप्रिय नाम इनके कौन कौन से हैं। पहला शकुंतला देवी, मानव कंप्यूटर
पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उनकी अद्भुत गणना क्षमताओं के लिए मानव कंप्यूटर कही जाती है। टेसी थॉमस भारत की रॉकेट वुमेन, सेकेंड बात गलत है क्योंकि टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन के नाम से जानते हैं। रितु करिधल श्रीवास्तव भारत की मिसाइल वुमन, तीसरी बात भी गलत है क्योंकि रितु करिधल श्रीवास्तव को रॉकेट वुमन कहा जाता है। मंगलयान मिशन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 2-3 बदल दिए गए हैं ना आपस में, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से एक करेक्ट है केवल। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर हो गए आपके, ठीक है। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए जो टेस्ट पेपर है, ये अभ्यास टेस्ट पेपर है, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओनली क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो व्याख्या रहेगी आप यहाँ से इसको देख सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट पूछ सकते हो। पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ, पार्ट 2 यहाँ पे देख सकते हो इसको, ठीक है।